नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैदेही आत्मा का बदला का पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की। वैदेही आत्मा का बदला पार्ट 3। एक जोरदार ठोकर लगाकर वैदेही पथरीली जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही उसे होश आया तो वो फिर से वहीं खंडर में थी। उसकी हथेली छिल गई थी, घुटने पर भी चोट थी, पर उसकी परेशानी ज़्यादा बड़ी थी कि लगातार दूसरी रात वो वहाँ बिना अपनी मर्जी के कैसे पहुँच जाती है। चारों तरफ गुप्त अंधेरा, कहीं कहीं रोशनदान से छनकर आती चांदनी ही उसका सहारा थी। दीवार का सहारा लेकर वैदेही आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे लगा कि उसके पैरों की आवाज़ के साथ ही किसी दूसरे पैरों की आहट भी थी। उसे न जाने क्यों यकीन था कि यह वीर नहीं है। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। उसका मन और दिमाग दोनों यह कह रहे थे कि जो भी वहाँ है वह उसके लिए खतरा है। वैदेही जैसे ही रुकी, आहट भी रुक गई। उसने धीरे से चलना शुरू किया तो आवाज़ फिर आनी शुरू हो गई। उसे विश्वास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और सामने नहीं आना चाहता। वह उसे सावधान नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा दी और आगे गलियारे की मोड़ दिखते ही दौड़ लगा दी। दिल की तेज धड़कन और तेज सांस, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है और बस बेहताश भाग रही थी। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा और किसी सख्त दीवार से टकरा गई। दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। डर के मारे बेहोश होने ही वाली थी कि अचानक वीर की आवाज़ आई, तो फिर से टहलने निकली। हो तो आप थे मेरे पीछे, आवाज़ क्यों नहीं दी? पता है कितना डर गई थी पीछे, पर मैं तो अभी आया हूँ सामने से। कौन था पीछे, इसलिए तुम इतना डरी हुई हो? मुझे लगा कोई मेरे पीछे है, वहम होगा शायद। अंधेरा इतना है यहाँ तो अब सही बताओगी, यह क्या कर रही हो? 2 रातों से वीर को पहले ही शक था वैदेही पर, और इस बात से वो बहुत आहट भी थी। लेकिन इस वक्त वो डरी हुई थी और जल्दी से खंडहर से निकलना चाहती थी। मैं नींद से चल रही थी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर 2 रातों से मैं सोती तो अपने बिस्तर पर हूँ, पर आँख यहाँ खुलती है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं चलती हूँ। वैदेही गुस्से में पैर पटकती हुई चल दी। वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। तुम गलत जा रही हो, रास्ता इस तरफ है, और मैं छोड़ देता हूँ। अपना कोट वैदेही के कंधों पर डाल उसका हाथ अपने हाथ में पकड़े वीर खंडहर से बाहर चल दिया। गुस्से में वैदेही ने ध्यान ही नहीं दिया कि वीर ने किसी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था, जैसे उसे डर था कि पकड़ ढीली होते ही वो गायब हो जाएगी। महक मेरी छोटी बहन थी। जब वो 12 साल की थी तब एक हादसे में हमने उसे खो दिया। वैदेही ने महसूस किया कि वीर कहीं खोया हुआ सा है। कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया। सबसे पहले महेंद्र ने ही उसे देखा। उसकी मौत का सबसे ज़्यादा असर उसी पर हुआ है। वो दोनों बेहद करीब थे। 7 साल की थी महक तब से कहा करती थी कि शादी तो वो सिर्फ महेंद्र से ही करेगी। आज अगर होती तो यही हुआ होता। दोनों चुपचाप चलते रहे। वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सांत्वना दे। वीर को शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। जो वो कहना चाह रही थी वो वीर बिना कहे भी सुन रहा था। वैदेही ने ध्यान दिया कि उन्हें कमरे तक पहुंचने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है। कल हम इस रास्ते से नहीं गए थे, वो रास्ता बहुत छोटा था। मुझे लगा तुम्हें सारे रास्ते दिखा देने चाहिए। तुम कल फिर नींद में चलने लगो और मैं आसपास न हुआ तो। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, तुम्हारी घबराहट देखी थी मैंने। तुम झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन आधा सच पूरे झूठ के बराबर है। मैंने अभी तुम्हारा भरोसा नहीं जीता और कल के मेरे बर्ताव के बाद मुझे और वक्त लगेगा। चाचा जी ने मुझे मृणाल के बारे में बताया। मृणाल के बारे में सब कुछ तो वो भी नहीं जानते। पता नहीं क्या करते वो पूरी सच्चाई जानकर। वो बातें फिर कभी रात बहुत हो गई है और
तुम्हारा कमरा भी आ गया। गुड नाइट वैदेही। वैदेही का सारा गुस्सा कब चला गया उसे पता भी नहीं था। उसने वीर को पलटकर जाते हुए देखा और भारी मन से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अगली सुबह वैदेही बहुत थकी हुई थी। 2 रातों से पता नहीं कितना चल रही थी। उसमें सोचने की भी शक्ति नहीं थी कि क्या हो रहा था। 2 रातों से उसके साथ माला की मदद से तैयार होकर पैर घिसटती हुई वो नाश्ते के कमरे की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चाचा जी वीर और महेंद्र के साथ कोई और भी था। टेबल पर बैठते ही चाचा जी ने परिचय कराया कि वो अभय सिंह था, उनके बड़े भाई का बेटा, जो वीर से कुछ महीने छोटा था। अभय थोड़े रसिक किस्म के इंसान थे। उन्होंने कुछ ही देर में वैदेही से इस कदर जान पहचान कर ली कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभय सिंह वो बरसों से जानती है। लेकिन वैदेही को लगा जैसे अभय से उसका हंसना बोलना वीर की आंखों से खटक रहा था। उसके दांत भिजे हुए थे, चेहरा लाल था और महेंद्र चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अभय की नजरें वैदेही पर ही टिकी थीं। अब वो भी असहज होने लगी थी। वैदेही अपने यहाँ का बाग देखा। चाचा जी को बहुत शौक है बाग बगीचे का, वैदेही जवाब देती है। इससे पहले कि महेंद्र बोले, आज नहीं अभय, आज तो हम राजगढ़ दिखाएंगे इन्हें, चले वैदेही, तुम्हें बग्गी से राजगढ़ दिखाते हैं। जाओ वैदेही, जब से आई हो हवेली में ही बंद हो, थोड़ा घूम कर आओ। चाचा जी ने भी महेंद्र की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वैदेही ने वीर की तरफ देखा तो उसने धीरे से गर्दन हिलाई और महेंद्र उसकी कोहनी पकड़ता हुआ उसे बाहर ले गया। कुछ ही देर में महेंद्र और वैदेही बग्गी से सैर के लिए निकल चुके थे। वैदेही ने गौर से देखा महेंद्र कुछ सोच में डूबे हुए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, मुझे महक के बारे में अफसोस है महेंद्र। वीर ने बताया था। कल रात महेंद्र ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए पूछा, तो कल रात तुम वीर के साथ थी? बात तो सहज ही थी, लेकिन जिस तरह से उसने कही उससे वैदेही के गाल लाल हो गए। हंसते हुए महेंद्र ने उसे तसल्ली दी, अरे डरो मत, मैं तो दोस्त होने के नाते तुमसे छेड़ रहा था। वीर ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। अब वो गंभीर होकर बोले, कहने को तो वो मुझसे 2 साल छोटी थी, पर हम बहुत करीब थे। वो बिल्कुल सपनों में आने वाली राजकुमारी की तरह खूबसूरत थी और उस उम्र में भी मुझे पता था कि कुछ भी हो हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर अचानक वो हंसे और बोले, हवेली के पीछे बाग में एक पेड़ है, उसके नीचे हमने शादी की थी। तब वो 8 साल की थी और मैं 10 साल का। वीर ने चिढ़ते हुए, ही सही, कन्यादान भी किया था। बच्चों को वह दृश्य वैदेही की आंखों के सामने घूम गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और कुछ सालों बाद उसी पेड़ के नीचे वो मुझे मिली, खून से लथपथ। उसके गले को उसी दुपट्टे से घोटने की कोशिश की गई थी जो मैंने उसे दिया था। सर पर किसी ने बड़े पत्थर से मारा हुआ था। उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। उसकी सांसें चल रही थी। मैं किसी की मदद के लिए बुलाने के लिए मुड़ा तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए। शायद उसे पता था वो नहीं बचेगी और कुछ ही पल बाद वो हमेशा के लिए चली गई। वैदेही दहशत में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कुछ नहीं झेला था और वह चाचा जी और महेंद्र जो हर वक्त मस्त मौला रहता था, उसके मन में जख्म कितने गहरे थे। यह बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है वैदेही कि यह हवेली सुरक्षित नहीं है। महक का कातिल पकड़ा नहीं जा सका, कुछ पता ही नहीं चला किसने किया और मृणाल भी आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। उसे वीर से बहुत नफरत थी। वो पूरी जिंदगी उसे बेइज्जत होते देखना चाहती थी। ये बात भी पूरी हवेली में फैल गई है कि तुम चाचा जी की मदद कर रही हो। जो भी मृणाल का कातिल है नहीं चाहेगा कि तुम कुछ पता करो। वैदेही के पास सोचने को बहुत कुछ था, पर एक सवाल जो हवेली से निकलते ही उसे परेशान कर रहा था, अभय और वीर के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं। अभय वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तुम्हें पता है वो मृणाल के बहुत से प्रेमियों में से एक था। मृणाल की मौत में उसका भी हाथ हो सकता है। दोपहर तक महेंद्र और वैदेही हवेली तक लौट आए। कमरे में खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद वैदेही माला के साथ बाग की तरफ चल दी। कुछ देर चलने के बाद माला थक कर बैठ गई। वैदेही ने उसे वापस जाने को कहा और आगे चल दी। काफी आगे जाकर उसने देखा बाग बहुत घना था, झाड़ियाँ भी बड़ी हुई थीं और हवेली से बहुत दूर आ गई थी। पेड़ों के बीच में एक सुंदर सी झोपड़ी थी जो सुनसान दिख रही थी। उसके पास एक टीले पर बैठकर वैदेही सस्ताने लगी।
पल बाद उसने अपनी गर्दन घुमाई तो वहाँ महक खड़ी थी। इससे पहले वैदेही कुछ कहती, वो जल्दी से बोली, मैंने कहा था ना, कहीं अकेली मत जाना, जल्दी जाओ, वापस वो आ रहा है, जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। वैदेही हड़बड़ाकर उठ गई। कौन आ रहा है? तुम किससे इतना डरती हो? महक फिर कुछ सोचकर धीरे से बोली, वही जिसने तुम्हें मारा था। महक के चेहरे पर दहशत आ गई। वैदेही ने आगे पूछा, नाम नाम बताओ। महक, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। महक ने फुसफुसाकर कहा, मैं नाम नहीं जानती, मैं बस उसकी काली परछाई महसूस कर सकती हूँ। जाओ। वैदेही, उसे पता है तुम यहाँ हो, ये उसके लिए अच्छा मौका है। उसे मज़ा आता है तड़प तड़प कर मरता देखने में। पहले ही 2 लोगों को मार चुका है। 2? तुम और कौन? मृणाल वैदेही के मुंह से चीख निकल गई। महक ने हल्के से गर्दन हाँ में हिलाई और गायब हो गई। वैदेही डर के मारे जड़ हो गई थी। उसे हर सरसराहट पर लगता कि कोई आ रहा है। उसने बिना सोचे भागना शुरू किया। पेड़ और झाड़ियों से रगड़ते हुए उसे चोट भी लग गई थी, कपड़े भी फट चुके थे, पर अब वो अपने पीछे भागते पैरों की आवाज़ साफ साफ सुन सकती थी। कुछ दूर ही बाग का खुला रास्ता था, जहाँ से हवेली दिखती थी। पूरी ताकत से भागते हुए वो उसे रास्ते पर मुड़ गई। मुड़ते ही उसकी नज़र पीछे गई तो उसने देखा काले लिबास में एक साया दूर पेड़ से छिपकर उसे देख रहा है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ लंबा चाकू था। तेजी से भागते हुए वैदेही बाग से बाहर आ गई और खुद को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ चल दी। वीर और महेंद्र ऊपर कमरे में खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने बाग में भागकर आते हुए डरी हुई वैदेही को देख लिया और उस साये को भी। वो समझ गए थे कि वैदेही सच में आत्माओं को देख सकती है या नहीं, लेकिन उसकी जान को जरूर खतरा था। हवेली के ही किसी कोने में आज भी वो बच गई। चलो, अच्छा है उसने मुझे देख लिया है। जितना डरेगी उतना अच्छा है, उतना ही मज़ा आएगा मुझे। जब धीरे धीरे दहशत से उसकी आंखें बंद होंगी, धीरे धीरे जब सारा खून उसके शरीर से निकल जाएगा, हर एक घाव गले पर बढ़ता हुआ मेरी उंगलियों के दबाव और दम निकलने के बाद ढीला होता उसका शरीर। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।